अस्सलाम वालेकुम। SK23 पेपर 2 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 45-year-old मेल प्रेजेंट करा विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लो लिबिडो। Lab evaluation of his androgen profile is indicated. Which of the following is considered the most potent naturally occurring androgen in the male body, primarily responsible for the development of male external genitalia and prostate growth? तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और प्रोस्टैटिक ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन या फिर एंडोस्टीन डायोन? तो आंसर वुड बी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया और प्रोस्टेट की बात होगी तो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। इंटरनल जेनिटेलिया का अगर सवाल होता तो हम फिर टेस्टोस्टेरोन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ 32-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ पेनलेस हेवी सेंसेशन इन द स्क्रॉटम. फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स ए नॉन टेंडर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग. A trans illumination test is performed in a darkened room and is positive. What is the most likely diagnosis? तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट तो हाइड्रोसील का ही पॉजिटिव होता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहली में वेरिकोसील, हाइड्रोसील, इंग्वानल हर्निया या स्पर्मेटोसील. सो बीटा हाइड्रोसील वुड बी द आंसर के पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 28-year-old पेशेंट है, प्रेजेंट कर रहा है विद ए फुल हेडेक है उसको। ठीक है। प्रेशर उसको फील हो रहा है ओवर द चीक्स दैट वर्सन्स व्हेन बेंडिंग forward and persistent nasal congestion. Physical examination reveals tenderness over the maxillary area. Which anatomical structures are primarily involved in this inflammatory process? तो अगर फॉरवर्ड बेंड होने पर चीक्स में प्रेशर आ रहा है तो ये तो नेज़ल साइनसेस के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शंस क्या हैं कि पैरानेज़ल साइनसेस, बी नेज़ल सेप्टम नहीं हो सकता, सी नेज़ल कॉन्के भी नहीं हो सकते और डी क्लिब्रीफॉर्म प्लेट। क्लिब्रीफॉर्म प्लेट तो स्कल वॉल्ट के अंदर स्ट्रक्चर है, नेज़ल कॉन्की भी नोज़ के अंदर बोन से प्रोट्रूजन होती है। नेज़ल सेप्टम कार्टिलेजनस सेप्टम और बोनी सेंटर में होता है नोस्ट्रिल्स को सेपरेट करने के लिए। तो पैरानेज़ल साइनसेस वुड बी द राइट ऑप्शन। फेशियल टेंडरनेस एंड हेडेक एसोसिएटेड विद नेज़ल ब्लॉक आर क्लासिक साइंस ऑफ साइनसाइटिस। नेक्स्ट क्या है कि अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज स्टार्टेड ऑन पायोग्लिटाजोन. By what primary mechanism does this medication lower the blood glucose level? तो पायोग्लिटाजोन का mechanism of action पूछा हुआ है और पायोग्लिटाजोन ने जीन ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। ठीक है। पायोग्लिटाजोन ने पीपार गैमा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है। और फिर रेगुलेट करता है वो जीन्स को विच आर इन्वॉल्व इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो पीपार गैमा रिसेप्टर्स को उसने एक्टिवेट करना होता है। बाकी ऑप्शंस क्या हैं? बी इंक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी लेवल्स विच इज़ रॉन्ग, सी इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, डी डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, तो ये भी गलत है। वो स्क्रीटागॉग्स का काम होता है, डायरेक्ट जो इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं बॉडी में। सो पीपार गैमा याद रखते हैं। नेक्स्ट 55-year-old डायबिटिक पेशेंट है विद अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन, रिक्वायर्स एन एड ऑन एंटी डायबिटिक एजेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रिफर्ड ड्यू टू इट्स प्रूवन benefits in reducing cardiovascular mortality and heart failure hospitalization? तो पेशेंट को क्या था? उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। अब आपने देखना है कि उसको कौन सी ड्रग देनी चाहिए। सल्फोनाइल यूरियाज देने चाहिए, सीटाग्लिप्टिन देनी चाहिए, एम्पैग्लिफ्लोजन देनी चाहिए या पायोग्लिटाजोन देनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमने कॉमॉब से याद रखना है। एफए में बाकायदा टेबल भी बना हुआ है कार्डियो में, और आपने याद भी रखना है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है और साथ में उसको हार्ट फेलियर है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर स्पेशली याद रखना है, तो SGLT2 न्यू रिसर्च चाहिए कि SGLT2 इनहिबिटर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और SGLT2 इनहिबिटर्स में एम्पैग्लिफ्लोजेंस, जितनी आपकी फ्लोजेंस ड्रग आ जाती हैं वो आएंगी। और ये याद रखना है कि एम्पैग्लिफ्लोजन ये जितनी कनाग्लिफ्लोजन्स हो गए, इन सब से ड्यूटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपने उसको इस तरह याद रखना है कि फ्लोजन, सो
ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, तो जब जब ग्लूकोज आएगा साथ में इन्फेक्शंस की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसको इसी तरह याद रखना है, इम्पैक्ट दी फ्लोज इन एंड देन फ्लोज इन, ग्लूकोज फ्लोज इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज during a physiology seminar, the transport of glucose across the apical membrane of intestinal enterocytes is discussed. Which mechanism is primarily responsible for this movement? Sodium co-transport, passive diffusion, simple facilitated diffusion या solvent drag. ठीक है, तो ग्लूकोज का पूछा है कि ग्लूकोज किस तरह एब्जॉर्ब होती है. अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज के लिए SGLT1 ट्रांसपोर्टर होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी. तो SGLT1 ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज, जिसने सोडियम ग्रेडियंट को यूटिलाइज़ करना होता है, तो सोडियम ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होती है. 57 और ये किसकी एग्जांपल होगी, सोडियम को ट्रांसपोर्ट, सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन. 57 में क्या है कि 40-year-old फीमेल है, प्रेजेंट्स विद फटीग, माइल्ड जॉन्डिस एंड लो ग्रेड फीवर. लैब टेस्ट शो deranged LFTs. वायरल serology for hepatitis A, B and C is negative but the ANA test is positive. What is the most likely diagnosis? ठीक है, हेप बी, हेप सी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या प्राइमरी बिलियरी कोलिनजाइटिस. तो 40-year-old फीमेल को जिसको फटीग, माइल्ड जॉन्डिस या लो ग्रेड फीवर हो रहा है और LFTs भी deranged हैं, लेकिन A, B और C की जो वायरल सीरोलॉजी है वो नेगेटिव है, ANA टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकती है? तो C वुड बी द राइट ऑप्शन, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स तो हैं, LFTs deranged हैं, उसको फटीग, माइल्ड जॉन्डिस, लो ग्रेड फीवर भी है. है बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सीरोलॉजी नेगेटिव है. C भी नहीं हो सकता, सीरोलॉजी नेगेटिव है. और प्राइमरी बिलियरी कोलिनजाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि हेपेटाइटिस की पिक्चर है. सो हाइपर गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया होना और पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडीज़ होना क्योंकि ANA टेस्ट पॉजिटिव है, या स्मूथ मसल एंटीबॉडी होना इन द एब्सेंस ऑफ वायरल मार्कर्स दैट पॉइंट्स टू ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. ये पेट है, याद रखने वाली बात है कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं. हाइपर गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया होता है और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ पेनफुल वेजिकुलर रैश ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रंक दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन. द वेसिकल्स शो erythematous margins. Which treatment would be prescribed to reduce the duration of viral shedding and pain? So oral acyclovir, IV acyclovir, IV gentamicin या topical corticosteroids. तो जो पेनफुल वेजिकुलर रैश एक साइड पे, राइट साइड पे डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, जिसका एरिथमेटस मार्जिन हो, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली वो जोस्टर या शिंगल्स होती है. अब उसकी ट्रीटमेंट पूछी है कि ऑरल एसाइक्लोवीर देंगे, IV एसाइक्लोवीर देंगे, IV जेंटा देंगे या टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉइड. तो IV जेंटा और टॉपिकल स्टीरॉइड तो वैसे ही कैंसिल हो गए. आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो A में या B में कि ऑरल एसाइक्लोवीर देना है या IV एसाइक्लोवीर देनी है. तो IV देखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को हम ऑरल एसाइक्लोवीर ही दे देते हैं. और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में, इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में वही काफ़ी होती है, ठीक है. ऑरल एसाइक्लोवीर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अ मेडिकल ऑफिसर कलेक्ट्स दी हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकल स्कूल एंड टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन and see which height range is most common among the students, which chart should be used. So pie chart, bar chart, histogram या line graph. तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी हो तो उसको हिस्टोग्राम यूज़ करना चाहिए. पाई चार्ट आपको पता होगा, पाई चार्ट में ना आपको सिर्फ परसेंटेजेस दिखती हैं पाई की फॉर्म में कि इतनी परसेंटेज इस चीज़ का है, इतना इस चीज़ का है. आपको जो दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जैसे हम X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे हिस्टोग्राम में देखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टीन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा की विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, तो वो हिस्टोग्राम में पता चलती है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी के लिए हम स्पेसिफिकली हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं. हाइट हो गया, एज हो गया, तो जो भी क्वांटिटेटिव डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं. हम ग्रुप कर देते हैं मेजरमेंट्स को इनटू बिन्स और इंटरवल्स. लाइन ग्राफ हम तब यूज़ करते हैं जब ना हमें कोई ट्रेंड चाहिए होता है कि ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, फिर हम उनको जॉइन कर देते हैं एंड इट शोज़ वेदर द लाइन इज़ मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है. इसके अलावा 60 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंटरमिटेंट व्हीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस.
To confirm a diagnosis of asthma, which of the following is the most appropriate diagnostic gold standard? ठीक है, तो प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, स्पायरोमेट्री, स्टैटिक स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे या स्पूटम कल्चर. ठीक है, एस्थमा के डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? तो ए वुड बी द राइट ऑप्शन. हम प्री और पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री करते हैं उसकी. ठीक है, स्पायरोमेट्री से आप सबसे पहले डायग्नोसिस बनाते हो, जिसमें हम उसकी FEV1/FVC रेशो देखते हैं. तो अगर तो आप रिवर्स कर सकते हो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कोई ब्रोंकोडायलेटर देकर, और तकरीबन आपके FEV1 के अंदर 12% से ज़्यादा इंक्रीज़ आए, तो फिर हम डायग्नोज कर देते हैं कि ये जी एस्थमा है. अब FEV1 क्या होता है? फर्स्ट सेकंड के अंदर जो एक्सपायर होती है एयर फ्रॉम द लंग्स, उसको कहते हैं FEV1. Next question. A young boy is brought for evaluation of developmental delay and physical exam reveals a long face, large prominent ears, a prominent jaw and microorchidism. What is the most likely diagnosis? तो अगर long face, ears भी prominent है, jaw भी prominent है, microorchidism है, what is the most likely diagnosis? Fragile X syndrome, Down syndrome, Alport syndrome या Klinefelter syndrome? Fragile X syndrome would be the right ऑप्शन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता हो ना, इतने आसान ऑप्शंस हैं कि आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक से ही कर सकते हो. क्लाइनफेल्टर में क्या होगा कि कोई टॉल सा दिया होगा आदमी, जीनोटाइप उसकी कोई XXY दी होगी, एजोस्पर्मिया भी साथ में मेंशन कर देगा. ठीक है, एल्पोर्ट सिंड्रोम में कोई ना कोई हिस्टोलॉजी की बात लिख देगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोई इशू था, या फिर कोई उसके किडनीज इन्वॉल्व हैं या लंग्स इन्वॉल्व हैं. डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी की बात करेगा, या फिर एपिकेंथल फोल्ड्स की बात बता देगा. सिमियन क्रीज जो पाम में होती है, सिंगल क्रीज, उसकी बात करेगा. कोई इस तरह की बातें होंगी. ठीक है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम लिखना है. अब इसको कैसे याद रखना है? अगर केला हो किसी और ऑप्शंस के साथ, तो आपको सारी फीचर्स सिर्फ याद रखने के लिए ये बता रहे हैं कि जो फ्रेजाइल चीज़ होती है, जैसे फ्रेजाइल ईगो होती है. ठीक है, अब कहने को मैक्रो ऑर्किडिज्म है, लेकिन फ्रेजाइल ईगो है, तो आप इसको इससे याद रख सकते हो कि वैसे प्रोमिनेंट जॉ है, प्रोमिनेंट ईयर्स है, सब लॉन्ग फेस है, मैक्रो ऑर्किडिज्म है, लेकिन फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ट्रायड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लॉन्ग फेस और लार्ज एज एंड मैक्रो ऑर्किडिज्म इज क्लासिक फॉर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. दैट इज राइट, ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 60-year-old पेशेंट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी swallowing एंड बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. के लिए ये डिफिकल्टी हो रही है. द पेशेंट ऑल्सो नोटिसेज दैट फूड फ्रीक्वेंटली कम्स आउट ऑफ द नोज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट कफिंग फिट्स while eating. What is the most likely cause? तो एकलेजिया हो रहा है, कार्सिनोमा है, बल्बर पॉल्सी है, या इजोफेजियल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इसमें आपने गौर से देखना है. आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो. एकलेजिया आप लोग नहीं करोगे. ठीक है, ज़्यादातर उसमें मसला भी लिक्विड्स के लिए आ रहा होता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने दोनों लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए मसला है, और फूड बार बार बाहर भी आ रही है आउट ऑफ द नोज़, और उसको फ्रीक्वेंट कफिंग भी हो रही है. तो क्या मसला है? स्ट्रक्चर तो किसी वजह से हो सकता है ना, कोई हिस्ट्री दी हो, इसने एल्कली इंटेक की, एसिड इंटेक की. कार्सिनोमा ऑफ द इजोफेगस सोच सकते हो, या बल्बर पॉल्सी सोच सकते हो. अब देखते हैं कि जब आपके पास डिफ़िकल्टी होती है ना दोनों सॉलिड्स और लिक्विड से, साथ में नेज़ल रिगर्ज भी हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि कोई न्यूरोमस्कुलर या क्रेनियल नर्व का इशू है, बल्बर पॉल्सी रादर देन अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. अगर नेज़ल रिगर्ज ना लिखा होता ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं कार्सिनोमा ऑफ द इजोफेगस, और हमें कोई एक मास की अगर एविडेंस मिल जाती तो हम शायद उसकी तरफ चले जाते, डेलेरेंजियल के तरफ या किसी और की तरफ. लेकिन इसके अंदर जब नेज़ल रिगर्ज भी हो रहा है और स्वॉलिंग का ही मसला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मसल्स के लेवल पर जो स्वॉलिंग का आपका मैकेनिज्म है, उस लेवल पर कोई मसला चल रहा है. बीट फ्रॉम द नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर कोई हो सकता है, क्रेनियल नर्व का हो सकता है, तो ये बल्बर पॉल्सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 32-year-old female है with blood group B negative is undergoing an emergency blood transfusion. Within 15 minutes of the start of the procedure, she develops clinical signs of an acute hemolytic transfusion reaction including fever, rigors, tachycardia and hypotension. Which of the following blood groups most likely belonged to the donor unit? So B negative, O negative, A positive या AB negative. तो क्या है कि एक फीमेल का ग्रुप बी नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप था,
और इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन हो रही थी और 15 मिनट के अंदर अंदर उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, तो हमने कौन सी ऐसा ब्लड ग्रुप दिया कि बी नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए, ये क्वेश्चन था। तो बी नेगेटिव दिया होगा तो कोई मसला नहीं होगा, ओ नेगेटिव से भी मसला नहीं होता, यूनिवर्सल डोनर ए पॉजिटिव दिया या ए बी नेगेटिव दिया। तो आपने अगर उसको ए बी नेगेटिव दिया तो उसको ज़्यादा इशू होगा। उसकी रीज़न क्या है? ठीक है, बी नेगेटिव वाले के पास अगर आप ए पॉजिटिव दे भी दो तो ए के पास जो एंटीजन है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बी नेगेटिव के पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ठीक है, ए बी नेगेटिव लेकिन आप दोगे तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट sustains a fracture at the neck of the fibula following a vehicular accident. Which nerve has most likely been damaged? ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, टिबियल नर्व। तो अगर नेक ऑफ द फिब्यूला का फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? नेक ऑफ द फिब्यूला पे तो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि सिर्फ नेक ऑफ द फिब्यूला भी लिखा हो सकता है, बहुत पेट जगह है। इससे आगे मज़ीद क्वेश्चंस वो पूछ लेंगे कौन सा मसल डैमेज हो सकता है, फिर आगे मसल से वो मूवमेंट भी पूछ सकते हैं कि ईवर्जन ख़राब हुई है, इन्वर्जन ख़राब हुई है, डॉर्सीफ्लेक्शन या कुछ भी। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक ऑफ द फीमर पे कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ये वाइंड अराउंड करती है नेक ऑफ द फिब्यूला पे, मेकिंग इट हाईली ससेप्टेबल टू इंजरी एट दैट साइट, और लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है। डॉर्सीफ्लेक्शन करानी होती है तो वो ये नहीं होगी तो फुट नीचे ड्रॉप कर जाएगा, तो फुट ड्रॉप होता है। याद रखना है कि रिस्ट के अंदर जो आपका रिस्ट ड्रॉप होता है वो रेडियल नर्व से होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पेशेंट इज़ अनेबल टू इन्वर्ट देयर फुट मेडिकली, विच ग्रुप ऑफ मसल्स इज लाइकली डैमेज्ड और पैरालाइज्ड? एक्सटेंसर हालस लॉन्गस, tibialis इंटीरियर एंड tibialis पोस्टीरियर, पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस एंड गैस्ट्रोक्नीमियस। अब पेशेंट इन्वर्ट नहीं कर पा रहा फुट को मीडियली, तो कौन सा मसल डैमेज हुआ है? ठीक है, जो इन्वर्जन नहीं हो पा रही वो टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर ने करानी होती है। जो अंदर की तरफ होती है वो इन्वर्जन होती है, बाहर की तरफ लैटरली जो होती है वो ईवर्जन होती है। तो इन्वर्जन टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर ने करानी होती है और ये डैमेज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के diabetic patient with ketoacidosis presents with a black scar on the nasal mucosa and proptosis. Biopsy reveals fungal hyphae that are non-septate. What is the diagnosis? तो म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडा एस्परजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस काफ़ी वाज़ह लिखा हुआ है। ब्लैक एस्कार जिसका बनना है, फिर नेजल म्यूकोजा, प्रोप्टोसिस होना, ये म्यूकोर के साइंस हैं। जहाँ पे आपको ब्लैक एस्कार दिखे आपने म्यूकोर का सोचना है। इसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है कि फंगल हाइफी जो सेप्टेटेड नहीं है, नॉन सेप्टेट फंगल हाइफी भी म्यूकोर होती है। अब इसके लिए आपको कुछ फंगाई का याद रखना पड़ेगा कि कौन से किसके हाइफी होते हैं, किसके ब्रांच करते हैं, किसके नहीं करते, तो वो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, म्यूकोर और राइजोपस दोनों एक कैटेगरी में आते हैं और इन्होंने डायबिटिक और न्यूट्रोपेनिक ल्यूकीमिया कॉज करना होता है, राइनोसाइनोसाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जो एरिया इन्वॉल्व होगा ना नेजल म्यूकोजा और उसके आसपास और आइज वाला एरिया इन्वॉल्व होगा, और दोनों नॉन सेपरेट हाइफी होती हैं जो वाइड एंगल पे ब्रांच करते हैं और ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, एस्परजिलस नॉन डायबिटिक लोगों के अंदर ज़्यादा हो रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर, और न्यूट्रोफिलिक डिसफंक्शन होता है जिन लोगों के अंदर, जैसे क्रोनिक ग्रेन्युलोमैटस डिजीज़ होती है। इसके अलावा राइनोसाइनोसाइटिस ये भी कॉज कर सकता है। अब इसमें जो हाइफी होते हैं ना, सेपरेट हाइफी, वो एक्यूट एंगल पे ब्रांच करते हैं। कैंडिडा डायमॉर्फिक होता है और सूडो हाइफी होते हैं। क्रिप्टोकोकस डायमॉर्फिक नहीं होता और इसका 5 to 10 माइक्रोमीटर नैरो बडिंग होती है और इसने ब्रेन मेनिंजाइटिस और इनकेफ्लाइटिस कॉज करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक सो बबल लियन आपको मिलती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स मेनिंजाइटिस होता था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, क्रिप्टोकोकस वो है। दैन हिस्टोप्लाज्मोसिस रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम करता है। तो ये थे जो हमने कर लिए, अब इजी हो जाएगा। आप रिवाइंड करके दोबारा भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। बार बार जितनी रेपिटेशन, जितनी दफ़ा आप रिवाइज करेंगे, बीट फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द वीडियो,
उतनी अच्छी रिटेंशन होती है। एक दफ़ा से करने से 60 to 70% रिटेन हो जाता है, दूसरी दफ़ा करेंगे 80 to 90%, तीसरी दफ़ा करेंगे तो 95%। द चॉइस इज़ योर्स। 67 में क्या है कि पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ MI प्रेजेंट्स टू द ER विद सिवियर ऑर्थोपनिया, रेज्ड JVP एंड बायलैटरल पेटिंग एडिमा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ये, एक्यूट किडनी फेलियर है, रिकरेंट MI है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है। ठीक है, अगर उसको MI हुआ है और सिवियर ऑर्थोपनिया है, JVP भी रेज्ड है और बायलैटरल पेटिंग एडिमा भी है, तो ये कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के साइन हैं कि फ्लूइड ओवरलोड के अंदर है बॉडी के। बायलैटरल पेटिंग एडिमा भी है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, JVP भी रेज्ड है, फ्लूइड ओवरलोड को ये शो कर रहा है। सिवियर ऑर्थोपनिया भी है कि बिल्कुल जब वो लेटता है तो लंग्स में एडिमा हो जाता है और उससे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता, उसमें सडन एक्यूट उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, इसके अलावा ECG पे वो S1Q3 T3 पैटर्न मिलेगा, साइनस टेकी होगा, AKI में कोई रीज़न होगी, एजोटीमिया होगा, प्रीनीनल, पोस्टरीनल या फिर रीनल कॉज होगी। रिकरेंट MI के अंदर MI वाली फीचर्स होंगे, कुछ ST एलिवेशंस वगैरह मेंशन होंगी। ठीक है, तो D वुड बी द राइट आंसर। Next question, a patient presents with a significant decrease in the urine output over the last few days. Examination shows bilateral pitting edema, a raised JVP and bilateral basal crackles on lung auscultation. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली ये इन्होंने दोबारा रिपीट हो गया MCQ। कार्डिक फेलियर अभी हमने किया, वुड बी द राइट ऑप्शन A। तो आगे चलते हैं। Following a major orthopedic surgery for a femur fracture, a patient develops respiratory distress and petechiae. Which of the following is most commonly associated with a fat embolism? तो A option starts within 7 to 10 days, B involves long bone fractures, C usually non-traumatic, and D usually occurs in small bones. तो fat embolism के साथ most commonly associated क्या होता है? तो मोस्ट कॉमनली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स के साथ फैट एम्बोलिज्म होता है, क्योंकि मैरो से फिर आपके वो फैट एम्बोलाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग मूव करते हैं टुवर्ड द सर्कुलेशन और वो पल्मोनरी एम्बोलिस कॉज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर होना भी होता है ना मोर्टालिटी उससे, या कितनी ड्यूरेशन की बात करें तो 24 to 72 आवर्स पे प्रेजेंट कर देना चाहिए, यानी 1 to 3 डेज़ में। अगर फैट एम्बोलिज्म भी होना है ना तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको पहले कुछ भी नहीं था, हफ्ते पहले फ्रैक्चर हुआ था, हफ्ते बाद अचानक से उसको फैट एम्बोलिज्म हो गया और ये साइंस आना शुरू हो गए। 1 to 3 डेज़ के अंदर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रशिंग राइट साइडेड चेस्ट पेन एंड ECG। ठीक है, ECG पे क्या है कि ECG पे MI आ गया, अब उसको पेन भी है, ECG पे चेंजेस भी हैं। द पेशेंट सडनली कोलैप्सेस एंड डाइज विद इन 1 hour ऑफ सिम्टम कंट्रोल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डिक डेथ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन MI? तो ये FA से आया आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर टाइमलाइंस के साथ उन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट 24 आवर्स में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मोर्टालिटी किस वजह से हो सकती है, नेक्स्ट 24 आवर्स में 1 to 3 डेज़ में किस वजह से। तो अर्ली स्टेज ऑफ MI के अंदर सडन कार्डिक डेथ वेंटिकुलर एरिथमिया से होती है। A वुड बी द राइट ऑप्शन। वेंटिकुलर एन्यूरिज्म नहीं, पैपिलरी मसल रप्चर लेट होता है, वेंटिकुलर वॉल रप्चर भी बाद में होता है। सो VFib मोस्ट कॉमन कॉज होता है सडन डेथ का विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फंक्शन। अगर 4 आवर पोस्ट MI लिखा हो तो आपने एरिथमिया करना है। अगर 4 to 24 आवर्स पोस्ट MI लिखना हो तो भी एरिथमिया करना है, यानी फर्स्ट 24 आवर्स में आपने एरिथमिया करना है। नेक्स्ट 1 to 3 डेज़ पोस्ट MI में आपने फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस करना है। ठीक है, ये बात इस तरह याद रखनी है कि हार्ट में किसी वेजल की ब्लॉकेज होती है ना, ठीक है, तो उसके बाद MI होता है। तो वेजल जब भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे हम फिब्रिनस वेस्कुलाइटिस में पढ़ते थे कि वेजल्स के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस याद रखना है, ये आपके याद रखने के लिए। नेक्स्ट 4 to 7 डेज़ अगर लिखा हो पोस्ट MI तो उसमें आपने कार्डिक टेम्पोनार्ड सोचना है। ठीक है, 4 to 7 डेज़ यानी 1 वीक के अंदर अंदर कुछ भी होना हो तो एरिथमिया, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो जाएगा। मंथ पोस्ट MI तो महीनों बाद एन्यूरिज्म होगा।
Next question के 28-year-old female has been taking OCPs for 2 years, presents with sudden onset pleuritic chest pain and shortness of breath. On examination, she is tachycardia and pleural rub is heard. What is the most likely diagnosis? तो acute pericarditis, pulmonary embolism, myocardial infarction या pneumonia. अगर 2 साल से वो OCP ले रही है और अब उसको प्लूरिटिक चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मोस्ट लाइकली उसको पल्मनरी एम्बोलिज्म हुआ है. ठीक है, क्योंकि OCPs ने वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ा देना होता है और ये सिम्टम्स पल्मनरी एम्बोलिज्म को शो कर रहे हैं. सर्वाइकल बायोप्सी रिवील्स full thickness dysplastic changes involving the entire epithelial layer. However, the basement membrane remains completely intact with no signs of dermal invasion. What is the correct classification? So, अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच नहीं हुई तो वो कार्सिनोमा इन सीटू होता है. ऑप्शंस देख लेते हैं. बाकी माइल्ड डिस्प्लेजिया, इन्वेजिव कार्सिनोमा. इन्वेजिव के लिए तो उसको ब्रीच करके आगे कंटीग्यूअस स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था. मेटाप्लेजिया में सिर्फ उसकी एपिथेलियम चेंज होनी थी, तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन. हम देख लेते हैं जी, सी वुड बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है कार्सिनोमा इन सीटू इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम विदाउट पेनिट्रेटिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है कि 25-year-old patient presents with a slow growing painless mass on the lateral aspect of the neck anterior to the sternocleidomastoid muscle. Fine needle aspiration yields a fluid containing yellow cholesterol crystals. What is the diagnosis? तो sternocleidomastoid के anteriorly अगर एक mass पड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहा है और फाइन नीडल एस्पिरेशन पे कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? सेबेशियस सिस्ट, ब्रेंकियल सिस्ट, सिस्टिक हाइग्रोमा या थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट. ठीक है, तो ब्रेंकियल सिस्ट इज द राइट ऑप्शन. अब इसमें आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो? कुछ लोग सोच के लगा सकते हैं कि सेबेशियस सिस्ट ना हो. ठीक है, कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स को वो सीबम से कंफ्यूज करना शुरू कर दें. तो इसमें लोकेशन आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर लैटरल साइड ऑफ द नेक पे अगर कोई चीज़ वो स्वेलिंग बता रहे हैं जो ग्रो भी कर रही है, स्लो ग्रोइंग है और पेनलेस है, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेंकियल सिस्ट है. थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो बिल्कुल मिड लाइन स्वेलिंग होती है, डिग्लूटेशन पे वो मूव करती है. सिस्टिक हाइग्रोमा नहीं हो सकता, ये बर्थ में प्रेजेंट होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है और ये टिपिकली जो नेक का पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है वहाँ पर होता है. क्योंकि सिस्टिक हाइग्रोमा है तो ट्रांसल्यूमिनेंट बी होता है. ठीक है, तो कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स वाली फाइंडिंग जो थी ये डायग्नोस्टिक होती है सेकेंड ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट की, तो ये याद रखना आपने. नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज परफॉर्मिंग अ फाइन मोटर टास्क सच एज बटनिंग अप अ शर्ट एंड दिस रिक्वायर्स प्रीसाइज कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मूवमेंट्स which cells in the cerebellar cortex are primarily responsible for providing the inhibitory output that fine tunes this motor activity. So Purkinje cells, pyramidal cells, granule cells या climbing fibers आ जाते हैं जो आपकी बहुत प्रीसाइज मूवमेंट होती है ना, उसकी कंट्रोल सेरिबेलम के पास होती है. नेक्स्ट, और जो इनवॉलंटरी होती है उसमें बेजल गैंग्लिया देख रहा होता है. अब Purkinje सेल्स प्रोवाइड करते हैं सोल इनहिबिटरी आउटपुट फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स टू द डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट. और जो पिरामिडल सेल्स होते हैं वो प्राइमरी आउटपुट न्यूरॉन्स होते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के. नोट दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स. ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटपुट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मोटर कॉर्टेक्स होती हैं. सो ए वुड बी द करेक्ट. 2 हैं, आप उस पर कंफ्यूज हो सकते हो. ए ऑप्शन इज Purkinje सेल्स, बी इज द pyramidal सेल्स. ए ऑप्शन Purkinje सेल्स सेरिबेलर कॉर्टेक्स में होता है, बी तो pyramidal सेल्स मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड है, जिनमें हमने पैरामिडल डिकोसेशन पढ़ी थी कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स में, और उन्होंने फिर जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एक्टिविटी करवानी थी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट Purkinje सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फिशर्स at the corners of the mouth and a magenta colored tongue. Which vitamin deficiency is most likely responsible for these symptoms? So riboflavin, biotin, vitamin C या niacin. ठीक है, very pet riboflavin. ठीक है, बायोटिन, विटामिन सी, नाइसिन से प्लाग्रा होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, बायोटिन से वो डर्मेटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया टाइप सिम्टम्स होते हैं. राइबोफ्लेविन होता है जैसे मेजेंटा टंग और कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे फिशर्स बनते हैं.
एंगुलर चीलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। तो ये ट्राइड आपने याद रखना है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ग्लोसाइटिस और चीलोसिस का। नेक्स्ट, पेशेंट रिपोर्ट्स हैविंग बाइटॉट स्पॉट्स दैट इवेंचुअली रिजॉल्व बट शी नाउ स्ट्रगल्स टू सी इन लोअर लाइट कंडीशंस व्हिच विटामिन इज डेफिशिएंट। तो स्ट्रगल्स टू सी इन लो लाइट, नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए से। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन। और विटामिन ए एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और रोडोप्सिन हमें नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट की विजन के लिए चाहिए होती है, तो नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरो ऑफ्थैल्मिया हो जाएगा कि ड्राई आइज हो जाएंगी। देन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बाय ट्रांसएमिनेशन from which amino acids is the alpha amino group most commonly derived to act as a universal donor? So glutamate, histidine, tyrosine या tryptophan। अगर ट्रांस एमिनेशन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन रहा है, फ्रॉम विच अमाइनो एसिड इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड टू, ठीक है। सो ग्लूटामेट है, हिस्टिडीन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन है। तो ट्रांस एमिनेशन से बनने वाला जो अमाइनो एसिड है जो यूनिवर्सल डोनर के तौर पर एक्ट करता है, कौन सा है? ग्लूटामेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो MCQs हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।